नमस्कार। आज हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस के एक बहुत ही जरूरी हिस्से पर बात करने वाले हैं। वो हैं गिरफ्तारी के समय मिलने वाले 5 मूल अधिकार। देखिए, ये अधिकार हर नागरिक के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह हैं। ये सुनिश्चित करते हैं कि कानूनी प्रक्रिया का पालन सही तरीके से हो। तो चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। आज की चर्चा में हम 5 अहम अधिकारों को एक-एक करके देखेंगे। सबसे पहले सेक्शन 46 में जानेंगे कि कितना नियंत्रण जरूरी है। फिर सेक्शन 47 में गिरफ्तारी की जानकारी के अधिकार को समझेंगे। इसके बाद सेक्शन 48 के तहत रिश्तेदारों को सूचना देने के नियम देखेंगे। फिर सेक्शन 49 में तलाशी के क्या नियम हैं और आखिर में सेक्शन 50 में हथियारों की जब्ती के बारे में बात करेंगे। तो ठीक है, चलिए सबसे पहले और सबसे बुनियादी सिद्धांत से शुरू करते हैं। सेक्शन 46। ये सेक्शन इस बारे में है कि जब किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो उस पर कितनी पाबंदी मतलब कितना जोर इस्तेमाल किया जा सकता है। कानून इस बारे में बिल्कुल साफ है। ये कहता है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति पर बस उतनी ही पाबंदी लगाई जा सकती है जितनी उसे भागने से रोकने के लिए जरूरी हो, मतलब उससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं। ये एक तरह से जरूरत का नियम तय करता है कि बल का प्रयोग जरूरत से ज्यादा नहीं होना चाहिए। चलिए इसको एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। सोचिए कि कोई व्यक्ति गिरफ्तारी में पूरा सहयोग कर रहा है। ऐसे में पुलिस अधिकारी का उसे हथकड़ी लगाना एक जरूरी नियंत्रण माना जा सकता है। लेकिन अगर उसी व्यक्ति के पैरों में बेड़ियां डाल दी जाएं, तो इसे कानून की नज़र में एक्सेसिव रेस्ट्रेंट यानी जरूरत से ज्यादा पाबंदी माना जाएगा और इसकी इजाजत नहीं है। तो अगर हम सेक्शन 46 को संक्षेप में देखें तो 3 खास बातें सामने आती हैं। पहली, बल का प्रयोग कम से कम और बस जरूरत के हिसाब से हो। दूसरी, इसका मकसद सिर्फ व्यक्ति को भागने से रोकना है, उसे सजा देना नहीं। और तीसरी, ये व्यक्ति की गरिमा की रक्षा करता है, उसे जरूरत से ज्यादा पाबंदियों से बचाता है। अच्छा, अब बात करते हैं दूसरे बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार की। यह है गिरफ्तारी के समय जानकारी पाने का अधिकार। भाई, किसी को ये तो पता होना ही चाहिए ना कि उसे गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है। यही एक निष्पक्ष कानूनी प्रक्रिया की नींव है। यहां पर जानकारी के 2 लेवल हैं, इसे ध्यान से समझिए। पहला, अगर किसी को बिना वारंट के गिरफ्तार किया जाता है तो उसे फौरन ये बताना जरूरी है कि उस पर क्या आरोप है और गिरफ्तारी का आधार क्या है। और दूसरा, अगर अपराध जमानती है मतलब बेलेबल है, तो उसे ये भी बताना होगा कि वो जमानत पर छूट सकता है, ताकि वो अपने लिए जमानत का इंतजाम कर सके। असल में ये जानकारी देना गिरफ्तार करने वाले अधिकारी का एक अनिवार्य कर्तव्य है, उसकी ड्यूटी है। तो यहां से 2 अलग-अलग अधिकार मिलते हैं। एक, गिरफ्तारी की वजह जानने का अधिकार और दूसरा, जमानत के विकल्प को जानने का अधिकार। और यही जानकारी उस व्यक्ति को आगे कानूनी मदद लेने में सक्षम बनाती है। चलिए अब अगली कड़ी पर आते हैं। ये अधिकार ये पक्का करता है कि गिरफ्तार व्यक्ति को दुनिया से एकदम काट कर ना रख दिया जाए। ये धारा परिवार या दोस्तों को खबर करने के बारे में है। ये पूरी प्रक्रिया 4 स्टेप्स में होती है। सबसे पहला, पुलिस गिरफ्तार व्यक्ति के बताए गए किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी और हिरासत की जगह के बारे में बताएगी। दूसरा, गिरफ्तार व्यक्ति को भी ये बताया जाएगा कि उसके पास ये अधिकार है। तीसरा, ये जानकारी किसे दी गई, इसका पूरा रिकॉर्ड पुलिस स्टेशन की डायरी में लिखा जाएगा। और चौथा, जब व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा तो मजिस्ट्रेट ये चेक करेगा कि इन नियमों का पालन हुआ है या नहीं। इसे एक और उदाहरण से देखते हैं। मान लीजिए किसी को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन लाया गया, तो वहां अधिकारी की ये ड्यूटी है कि वो उससे पूछे कि वो अपने किस रिश्तेदार या दोस्त को खबर करवाना चाहता है, और फिर अधिकारी को उस व्यक्ति को फोन करके इसकी जानकारी देनी होगी। ये एक बहुत सीधी और जरूरी प्रक्रिया है। तो इस धारा का असली महत्व क्या है? ये किसी को गुपचुप तरीके से हिरासत में रखने से रोकती है। ये एक जवाबदेही की चेन बनाती है। पुलिस, फिर रिकॉर्ड बुक और फिर मजिस्ट्रेट। और सबसे बड़ी बात, ये बाहरी दुनिया से संपर्क करने के अधिकार को मानती है। अब हम गिरफ्तारी के बाद की एक और प्रक्रिया पर आते हैं। वो है गिरफ्तार व्यक्ति की तलाशी। तो चलिए देखते हैं कि सेक्शन 49 तलाशी के बारे में क्या नियम बताता है कि ये कब और कैसे की जा सकती है। देखिए, तलाशी हर मामले में नहीं हो सकती। इसके लिए कुछ शर्तें हैं। तलाशी सिर्फ तब की जा सकती है जब व्यक्ति को जमानत पर नहीं छोड़ा जा सकता या वो जमानत दे पाने में असमर्थ है, और तलाशी के दौरान उसके जरूरी कपड़ों को छोड़कर जो भी सामान जब्त किया जाएगा उसकी एक रसीद बनाकर गिरफ्तार व्यक्ति को देनी ही होगी। और अब एक बेहद महत्वपूर्ण प्रावधान,
सेक्शन 49 का सब सेक्शन 2 कहता है कि जब भी किसी महिला की तलाशी लेना जरूरी हो तो वो तलाशी सिर्फ कोई दूसरी महिला ही करेगी और इस पूरी प्रक्रिया में शालीनता का यानी डिसेंसी का पूरा ध्यान रखा जाएगा। ये दो शर्तें तलाशी महिला द्वारा हो और शालीनता से हो अनिवार्य हैं। तो इस धारा से हमें 3 बातें जरूर याद रखनी है। पहली, तलाशी अपने आप नहीं होती, ये शर्तों पर निर्भर करती है। दूसरी, जब्त किए गए सामान की रसीद देना जरूरी है। और तीसरी, महिलाओं की तलाशी के लिए कुछ खास सुरक्षा नियम हैं जिनमें कोई ढील नहीं दी जा सकती। चलिए, अब हम अपने विश्लेषण के आखिरी हिस्से पर आते हैं, जो अधिकारी और बाकी लोगों की सुरक्षा से जुड़ा है। ये सेक्शन है हथियारों को जब्त करने के बारे में। इस धारा का मकसद बहुत सरल और सीधा है। गिरफ्तार करने वाला अधिकारी उस व्यक्ति के पास से कोई भी हमला करने वाला हथियार यानी ऑफेंसिव वेपन ले सकता है और फिर इन जब्त किए गए हथियारों को कोर्ट में जमा करवाना होता है। ये सब सुरक्षा के लिए किया जाता है। आप जानते हैं, ये धारा कहीं ना कहीं सेक्शन 46 से जुड़ी हुई है, जहां सेक्शन 46 व्यक्ति को भागने से रोकने के लिए नियंत्रण की बात करता है, वहीं सेक्शन 50 गिरफ्तारी के दौरान और उसके बाद सबकी सुरक्षा पक्की करता है। मतलब दोनों ही नियंत्रण के बारे में है, पर दोनों के उद्देश्य अलग अलग हैं। तो इस सेक्शन के लिए जो जरूरी पॉइंट्स हैं वो ये हैं। इसका फोकस आक्रामक हथियारों को जब्त करने पर है। इसका मकसद है अधिकारी और दूसरे लोगों की तत्काल सुरक्षा, और इसकी प्रक्रिया यह है कि जब्त किए गए हथियार कोर्ट को सौंपे जाने चाहिए।